नमस्कार, मैं डॉक्टर सोमवती शर्मा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। आज हम जिस अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट। तो ब्रिटिश सम्राट इंग्लैंड में आज भी सम्राट विद्यमान है, लेकिन व्यवहार में वहाँ लोकतंत्र है। ब्रिटिश इतिहास में एक ऐसा भी समय रहा है जब सम्राट वास्तविक शासक होता था। उसकी शक्तियाँ असीमित तथा निरंकुश थी। वह राज भी करता था और शासन भी। उस समय राजा और राजमुकुट में कोई अंतर नहीं था। राजा ही राजमुकुट के समस्त अधिकारों तथा विशेष अधिकारों का प्रयोग करता था। किंतु आज परिस्थितियां बदल गई हैं और राजा तथा राजमुकुट में अंतर माना जाने लगा है। आज का राजा वास्तविक शासक नहीं है, वह शासन का केवल संवैधानिक प्रधान है। वह राज करता है पर शासन नहीं। सम्राट की स्थिति एवं अधिकारों में परिवर्तन एकाएक नहीं हुआ, वरन इतिहास के लंबे काल के दौरान हुआ है। अगला है इसके अंदर बेटा सम्राट तथा राजमुकुट में अंतर। तो सम्राट और राजमुकुट में जो अंतर है, इसमें कई अंतर हैं, क्योंकि जैसा कि सम्राट तो एक व्यक्ति होता है और जो राजमुकुट है जिसमें सम्राट की शक्तियाँ धीरे धीरे करके चली गई हैं, वो एक संस्था है। तो सम्राट और राजमुकुट में कई अंतर हमें दिखाई देते हैं। जैसे राजमुकुट एक संस्था है तथा राजा एक व्यक्ति है। राजा नश्वर है, क्योंकि व्यक्ति होने के नाते राजा की कभी न कभी मृत्यु अवश्य होगी, जबकि राजमुकुट एक संस्था होने के नाते हमेशा जीवित रहेगी। उस संस्था के अंदर व्यक्ति आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन संस्था हमेशा जीवित रहेगी। तो राजा व्यक्ति होने के नाते मर सकता है, लेकिन राजमुकुट संस्था होने के नाते हमेशा जीवित रहेगी। तीसरा अंतर इसका है, राजा मूर्तिमान है, राजमुकुट अमूर्त। तो राजा व्यक्ति होने के नाते हमें दिखाई देता है, हम उसे देख सकते हैं, वो मूर्तिमान है, वो प्रत्यक्ष है, लेकिन राजमुकुट एक संस्था होने के नाते अमूर्त है। राजा राजमुकुट का अंग है, क्योंकि राजमुकुट के अंदर मंत्री, प्रधानमंत्री, संसद और स्वयं राजा आते हैं। तो राजमुकुट एक संस्था है, जबकि राजा राजमुकुट का एक अंग है। अगला है इसके अंदर, राजमुकुट के पास विशाल शक्तियां हैं, राजा केवल रस्मी प्रधान है। तो संस्था होने के नाते राजमुकुट के पास समस्त शक्तियां हैं। जैसे संसद है इसके अंदर, तो विधायी शक्तियां इसके पास हैं। प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां भी इसके पास हैं। और राजा केवल रस्मी प्रधान है, क्योंकि राजा के नाम से शासन होता है, न कि राजा द्वारा शासन किया जाता है। तो राजा केवल दिखावे के लिए है, केवल नाम मात्र का शासक है। वास्तविक शक्तियाँ जो है राजमुकुट के पास हैं। अगला है इसके अंदर, राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से मंत्री उत्तरदायी हैं। क्योंकि आपने ऊपर वाले बिंदु में देखा कि राजा केवल रस्मी प्रधान है, राजा के नाम से शासन होता है, राजा शासन नहीं करता, बल्कि शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो राजा जो भी कार्य करता है वो या तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के कहने पर करता है, या फिर वो कार्य प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए राजमुकुट के कार्यों के लिए राजनीतिक दृष्टि से हमेशा मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं, राजा उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता। अगला इसके अंदर, सम्राट वैयक्तिक है, राजमुकुट सामूहिक। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो
सम्राट व्यक्ति, क्योंकि सम्राट एक व्यक्ति है तो वो व्यक्तिगत होता है, वैयक्तिक होता है, जबकि राजमुकुट में बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, तो इसलिए राजमुकुट सामूहिक होता है। तो इस प्रकार हमने देखा सम्राट और राजमुकुट में क्या अंतर होता है। अगला है इसके अंदर राजमुकुट से अभिप्राय। राजमुकुट क्या है, राजमुकुट से क्या अभिप्राय है, इसका अर्थ क्या है। तो राजमुकुट राजसत्ता का प्रतीक है, जिसे राजा राजपथ पर आरूढ़ होते समय अपने मस्तक पर धारण करता है। आजकल राजमुकुट ने वैधानिक महत्व ग्रहण कर लिया है। आग तथा जिंक के अनुसार राजमुकुट सत्ता की सर्वोच्च कार्यपालिका शक्ति है तथा इसमें सर्वोच्च सत्तावान संसद और मंत्रीगण सम्मिलित हैं। हरमन फाइनर के अनुसार क्राउन राजनीतिक शक्तियों के असली केंद्रों के ऊपर एक अलंकृत उपाधि है। इसी प्रकार प्रोफेसर मुनरो ने क्राउन को एक कृत्रिम या विधि व्यक्ति कहा है, जो ना तो कभी शरीर धारण करता है और ना कभी मरता है। संक्षेप में राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिससे अभिप्राय है राजा, मंत्री तथा संसद। अगला है इसके अंदर राजमुकुट की शक्तियाँ व कार्य। तो राजमुकुट की शक्तियों के स्रोत, राजमुकुट की शक्तियों के दो स्रोत हैं। पहला है परमाधिकार और दूसरा है संविधि। पहला हम लेते हैं कि परमाधिकार किसे कहते हैं। तो परमाधिकार क्राउन की शक्तियों का प्रमुख स्रोत परमाधिकार है। प्रारंभ में राजा निरंकुश होता था, वह अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग शिक्षा अनुसार करता था, असीमित शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करता था, परंतु धीरे धीरे संसद में इनमें से बहुत से अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया। कुछ अधिकार उपयोग में न आने से अपने आप समाप्त हो गए। अब जो बचे हैं वही क्राउन के विशेषाधिकार हैं। क्राउन के प्रमुख विशेषाधिकारों के उदाहरण इस प्रकार हैं। सबसे पहला है संसद को आमंत्रित करना, स्थगित करना तथा भंग करना। दूसरा है मंत्रियों तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। तीसरा है नए पीयर बनाना। चौथा है युद्ध की घोषणा करना अथवा संधि करना। पांचवा है अपराधियों को क्षमा करना। जैसे हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति जो है सजा याफ्ता मुजरिमों को, आजीवन कारावास वालों को, फांसी जो प्राप्त किए हुए व्यक्तियों को, उनको क्षमा कर सकता है यदि उनकी ओर से प्रार्थना जाए, और यदि राष्ट्रपति को लगे कि अमुक व्यक्ति का अपराध क्षमा करने योग्य है तो उनको क्षमा कर सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार से वहाँ ब्रिटिश सम्राट के पास भी यह अधिकार है कि वह अपराधियों को क्षमा प्रदान करता है। निगमों को स्थापित करना, तो इस प्रकार से ये इसके परमाधिकारों के अंतर्गत आता है। अगला है इसके अंदर संविधि। संविधि सम्राट की शक्तियों का दूसरा स्रोत है। वह कानून है जिसके द्वारा समय समय पर संसद ने राजमुकुट की शक्तियों की परिभाषा की है, उनमें कटौती की है अथवा उन्हें सीमित या व्यापक बनाया है। अब अगला है इसके अंदर राजमुकुट की शक्तियाँ। तो राजमुकुट की शक्तियाँ जो हैं इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कार्यकारिणी संबंधी शक्तियाँ हैं उसके पास, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, धार्मिक शक्तियाँ और उपाधि संबंधी शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यकारिणी संबंधी शक्तियों के अंतर्गत वहाँ का सम्राट क्या क्या काम करता है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के तहत सबसे पहले वो कानूनों का पालन करवाना, प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, प्रशासकीय अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों की नियुक्तियाँ, अन्य अधिकारियों को पद से हटाना, तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापतियों की नियुक्तियाँ करना, शासन पर नियंत्रण, वैदेशिक संबंधों का संचालन, राजदूत एवं वाणिज्य दूत की नियुक्तियाँ, राजदूतों से उनके परिचय पत्र प्राप्त करना, उपनिवेश के शासन को देखना, उपनिवेश के गवर्नर एवं अधिकारियों को नियुक्त करना, राजकोष पर
नियंत्रण एवं आय व्यय का बजट प्रस्तुत करवाना। इसी प्रकार से स्थानीय सरकारों के कार्यों की देखरेख करना। तो ये सारे कार्य जो है उसके कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के तहत आते हैं। अगला है इसके अंदर विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत संसद को बुलाना, संसद के सत्र को बुलाना, स्थगित करना, उसमें उद्घाटन भाषण देना, समस्त विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देना, अध्यादेश निकालना, उपनिवेश के संबंध में घोषणा करना एवं प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्तियों के तहत नियम एवं उपनियम बनाना। तो इसमें आपको पता ही है कि वह संसद के सत्र को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है, उद्घाटन भाषण दे सकता है। और उसके उद्घाटन भाषण का मतलब होता है कि संसद का जो कार्यप्रणाली, संसद की जो कानून निर्माण की शक्ति है, उस पर उसके उद्घाटन भाषण का प्रभाव देखा जा सकता है। क्योंकि एक तरह से उसके उद्घाटन भाषण में वहाँ देश की नीतियों की चर्चा होती है, उन नीतियों का प्रभाव उसके संसद की कार्यप्रणाली पर अवश्य पड़ता है। इसी प्रकार से समस्त विधेयकों पर वो अपनी स्वीकृति देता है और उसके पास विधेयकों को निषेधाधिकार वो प्रयोग कर सकता है। एक तो विलंबनकारी वीटो है उसके पास और एक पॉकेट वीटो। तो विलंबनकारी वीटो उन विधेयकों पर यूज़ करता है जो संसद के अंतिम 10 दिनों में पारित होते हैं। इसी प्रकार से वो किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है और पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक वापस से संसद के अंदर जाता है। दोनों सदनों में उसी प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात यदि वो पास होता है तो फिर वो सम्राट के पास आता है। तो इस प्रकार से वो किसी भी विधेयक पर देरी कर सकता है, जिसको हम विलंबनकारी वीटो के नाम से जानते हैं। अध्यादेश निकाल सकता है वो जब संसद का सत्र न चल रहा हो और कानून की आवश्यकता हो तो वो अध्यादेश निकालने का कार्य करता है। उपनिवेशों के संबंध में घोषणा करना, जो देश आज भी ब्रिटेन के नियंत्रण में है वो उसके संबंध में घोषणा कर सकता है, नियम बना सकता है और प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्तियों के तहत वो नियम और उपनियम बनाने का कार्य करता है। अगला है इसके अंदर न्यायिक शक्तियाँ। तो सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा ही बनाए जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, फौजदारी मुकदमों पर विचार करना, क्षमा एवं दंड का अधिकार एवं प्रीवी काउंसिल के पास उपनिवेश एवं डोमिनियन से आने वाली अपीलों पर विचार विमर्श करना। तो ये सारे काम जो है सम्राट के द्वारा किए जाते हैं। अगला है इसके अंदर सम्राट की धार्मिक शक्तियाँ। तो वह कैंटरबरी के यार्क और आर्क बिशप तथा मिशन और चर्च के पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। अगला है उपाधि संबंधी शक्तियाँ। तो सम्राट जो है सम्मान का स्रोत माना जाता है। वह सार्वजनिक और उपाधियाँ प्रदान करता है। वह उपाधियाँ वर्ष में 2 बार विशेष सेवा के लिए प्रदान की जाती हैं। धन्यवाद।